हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम पर्यावरण और इकोलॉजी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ यदि बने रहेंगे तो हम इनको पूरा कर लेंगे। आज हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमारा ओजोन परत। इससे पिछले टॉपिक में हमने जल प्रदूषण और बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा। आज के टॉपिक में हमारा क्या नाम है, ओजोन लेयर या ओजोन परत। ओजोन परत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन परत के अवक्षय या डिप्लीशन की बात करेंगे, ओजोन परत की मोटाई या सांद्रता का मापन कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। एक शब्द आपने सुना होगा, ओजोन छेद या ओजोन होल, उसके बारे में देखेंगे। फिर बात करेंगे ओजोन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण है। ओजोन परत क्षय में जो ध्रुवीय समताप मंडलीय जो बादल है उनकी क्या भूमिका है, ओजोन परत के क्या क्षय के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उनका क्षय पर हम किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन, इन सब के गुणों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो हमारा ओजोन है तो ओजोन के बारे में बता देता हूँ। ओजोन के बारे में जब बात करते हैं तो ये हमारी एक पृथ्वी का चित्र है जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इस तरह बहुत सारे रसायन उत्सर्जित होते हैं। जब ये रसायन उत्सर्जित होते हैं तो ये आप तीर के निशान से आप देख रहे हैं धीरे धीरे, ये पहले आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जो हमारी वायुमंडल है इसको बहुत सारी परतों में बांटा गया है। तो सबसे छोटी नीचे वाली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं या शोभ मंडल कहते हैं। शोभ मंडल क्या आता है, आगे आता है हमारा समताप मंडल। कौन सा आता है, समताप मंडल आता है। समताप मंडल के बाद आती है हमारी ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर में क्या होती है, हमारे ओजोन की गैस की मात्रा या सांद्रता ज़्यादा होती है, जबकि हमारी ट्रोपोस्फियर में ओजोन गैस की मात्रा कम होती है। तो यही ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य से आती है हमारी पराबैंगनी किरणें, इनको अवशोषित करती है और मनुष्य और अन्य जीव होते हैं उनको जो पराबैंगनी किरणों से होने वाले जो नुकसान है उससे बचाती है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इस छेद होने से क्या होता है, यहाँ से छेद हो गया और छेद होने की वजह से ये सीधा हमारे पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुँचना शुरू हो जाती है। तो हम इसको अब डिटेल से देख लेते हैं इस टॉपिक को। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि ही। फिर बात करें हम ओजोन परत की या ओजोन परत अवक्षय की। सबसे पहले बात करें ओजोन की, तो ओजोन का सूत्र होता है हमारा O3, अर्थात इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन की बात करते हैं, इस गैस, यह गैस क्या है, प्राकृतिक रूप से एक जहरीली गैस है। यदि ये मनुष्य या किसी जीव को सूंघा दिया जाए तो इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने, ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु होते हैं। ओजोन की बात करें तो ओजोन वायुमंडल में 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, एक तो हमारा ट्रोपोस्फियर या शोभ मंडल और एक हमारा समताप मंडल। कहाँ कहाँ पाई जाती है ओजोन, तो ये हमारे वायुमंडल में 2 क्षेत्र हैं, एक तो शोभ मंडल है और एक समताप मंडल। यहाँ पर हमारी यह गैस पाई जाती है। सबसे पहले बात करें शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर की। तो शोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में क्या है कि शोभ मंडल में उपस्थित ओजोन जीवों के लिए घातक होती है। जो शोभ मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है ये क्या होती है, जीवों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है। क्यों, क्योंकि ओजोन वायु को प्रदूषित करती है। ओजोन गैस क्या करती है, वायु को प्रदूषित करती है, स्मोक बनाने में काम आती है, श्वसन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए यह खराब है। लेकिन जो समताप मंडल की जब बात करेंगे तो समताप मंडल पे पाए जाने वाले जो ओजोन है ये क्या करती है, सूर्य की जो प्रकाश विकिरण है, क्या, सूर्य की जो प्रकाश विकिरण होती है उनके साथ आने वाली पराबैंगनिक विकिरण है उनको अवशोषित करती है और एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। उनको अवशोषित करके मनुष्य और अन्य जीवों के लिए क्या करती है, सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। इसलिए समताप मंडल की जो ओजोन है हमारे लिए अच्छी मानी जाती है। जो समताप मंडल की ओजोन है ये हमारे लिए अच्छी मानी जाती है। समताप मंडल में लगभग 16 से 25 किलोमीटर के बीच में ओजोन की सांद्रता अधिक होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। जब हम धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 16 से 25 किलोमीटर में क्या होता है, ओजोन की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। जब हम ओजोन की बात करते हैं, ओजोन परत की, तो उसकी सांद्रता को नापा जाता है और उसकी सांद्रता को हम डॉप्सन इकाई के अंदर नापते हैं। जो डॉप्सन यूनिट है DU, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ओजोन परत की सांद्रता को नापते हैं। अब डॉप्सन डॉप्सन यूनिट की बात करते हैं, एक डॉप्सन यूनिट में 2.69 इंटू 10 की घात 20 ओजोन अणु होते हैं हर घन मीटर में।
हर घन मीटर में इतने अणु होंगे, तब उसे क्या कहेंगे, एक डॉप्सन यूनिट कहेंगे। तो यदि इसकी सांद्रता इससे कम होती है, इसका मतलब हाँ क्या है, ओजोन छिद्र हो रहा है। अब बात करें हम ओजोन परत की मोटाई या सांद्रता का मापन कैसे किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई या सांद्रता का मापन किन किन उपकरणों से किया जाता है। एक तो हमारा डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एक द फिल्टर ओजोनोमीटर, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस तरह 3 हमारे जो यंत्र है या उपकरण है जिनके माध्यम से ओजोन परत की मोटाई या सांद्रता का मापन करते हैं। जैसे कि पहला हमारा डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दूसरा हमारा द फिल्टर ओजोनोमीटर, और तीसरा हमारा टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसके जरिए हम क्या करते हैं, ओजोन परत की मोटाई या सांद्रता का मापन करते हैं। और तीनों के तीनों यंत्र क्या है, हमारे निम्बस 7 जो सैटेलाइट है इसके अंदर लगे हुए हैं। जो निम्बस 7 उपग्रह इसमें लगे हुए हैं और ये नासा के द्वारा छोड़ा गया उपग्रह है। तो ये निम्बस 7 उपग्रह है, इसको क्या है, नासा के द्वारा स्थापित किया गया है, ताकि हम ओजोन परत की जो मोटाई है या उसके छिद्र है उसके बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकें। अब हमने ओजोन छिद्र के बारे में काफ़ी बार सुन लिया। अभी वास्तव में ओजोन छिद्र क्या है, कि यदि समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है, तो समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता यदि 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है, कितनी, 220 डॉप्सन यूनिट से यदि कम हो जाती है, तो इससे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत में छेद कहते हैं। यदि समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है, तो इससे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत में छेद कहते हैं। तो जो हमारा अंटार्कटिका है, दक्षिणी ध्रुव है, इसके ऊपर ओजोन छेद अगस्त के महीने से अक्टूबर तक प्रारंभ हो जाता है। अगस्त से अक्टूबर के बीच में प्रारंभ में बनता है। अगस्त के अंत से अक्टूबर के प्रारंभ में जाके ये छिद्र बनना शुरू हो जाता है। उत्तरी ध्रुव की बात करें तो ओजोन की सांद्रता में सबसे ज़्यादा कमी क्या, मार्च से अप्रैल महीने के दौरान आती है। मार्च और अप्रैल महीने के दौरान क्या होती है, इसकी सांद्रता में कमी आती है। और दिन और रात की बात करें, दिन के समय ओजोन की सांद्रता बढ़ जाती है, जबकि रात में क्या होती है, ओजोन की सांद्रता कम हो जाती है। तो जब सांद्रता कम होती है, इससे हम क्या कहते हैं, ओजोन छेद कहते हैं। अब बात करें ओजोन की सांद्रता की, तो ओजोन की सांद्रता की बात करें तो समताप मंडल में ओजोन के बनने और टूटने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही चलती रहती है। अर्थात ओजोन के अणु टूटते भी हैं, नए नए ओजोन के अणु बनते भी रहते हैं। और इन दोनों क्रियाओं के कारण क्या होती है, इन दोनों क्रियाओं के कारण ओजोन की एक निश्चित सांद्रता पर्यावरण में बनी रहती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में मनुष्य के द्वारा जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बहुत सारे हेलोजन है, इनका उपयोग बढ़ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रशीतकों का उपयोग कर रहे हैं। प्रशीतक का मतलब होते हैं, जैसे हमारे फ्रिज है, एसी है, इनका प्रचलन क्या है, समाज के अंदर बढ़ रहा है। इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बहुत सारे जो हेलोजन है, खासकर देखें जो हमारे क्लोरीन और ब्रोमीन है, इसका उपयोग बढ़ गया है। और इसका उपयोग बढ़ने की वजह से ओजोन के नष्ट होने की प्रक्रिया भी बढ़ गई है। इस जिसके कारण क्या था, ओजोन की सांद्रता में कमी आई है। और हम ये देख सकते हैं कि ये कितना नुकसानदायक है। अब बात करते हैं ओजोन परत के क्षरण की। क्षरण मतलब उसको नुकसान पहुंचाने की। तो नुकसान किन किन के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ओजोन परत के क्षरण के क्या क्या कारण है, नुकसान पहुंचाने के क्या क्या कारण है। एक तो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ब्रोमीन युक्त यौगिक, और सल्फ्यूरिक अम्ल कण, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह देख सकते हैं ओजोन परत के क्षरण के कौन कौन से कारण होते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFCs कहते हैं। जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें क्या है, बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे कि हमारे इसके अंदर जंग रोधकता निम्न होती है। निम्न जंग रोधकता का मतलब कि जिन उपकरणों के अंदर या जिन सामानों के अंदर इसको रखा जाता है, उनके जंग नहीं लगने देता। अज्वलनशील है, इसमें आग नहीं लगती। कम विषाक्तता है, यदि कमरे के अंदर या वातावरण में फैल जाता है तो लोगों को नुकसान या जीवों को नुकसान नहीं होता। रासायनिक रूप से स्थिर है, अर्थात इसमें परिवर्तन भी नहीं होता, और इसका व्यापक और बहुत जगह उपयोग कर सकते हैं। कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें हम, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग फ्रिज में प्रशीतक के रूप में करते हैं, साथ ही साथ एरोसोल स्प्रे के रूप में, प्रणोदक के रूप में। प्रणोदक तो आप समझते हैं, जो हमारे रॉकेट्स होते हैं, जो इसमें प्रोपल्सन के लिए जब उसमें आग लगाई जाती है, तो आपको यदि याद हो तो जैसे प्रोपल्सन होता है उसके बाद सीधा ही वह रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग प्रणोदक के रूप में, प्लास्टिक उद्योग में जो फोमिंग एजेंट होते हैं, इसके रूप में, आग बुझाने वाले पदार्थ के रूप में। क्यों, क्योंकि इसमें आग नहीं लगती, ये आग बुझाने का कार्य करता है।
और धात्विक और इलेक्ट्रॉनिक जो पुर्जे होते हैं इनकी सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अब इसका सूत्र क्या था? CF2Cl2। जब CF2Cl2 का कार्य किया जाता है तो इससे क्या होता है? एक क्लोरीन का अणु अलग हो जाता है। क्या होता है इससे? एक क्लोरीन का अणु अलग हो जाता है। और जो अलग हुआ क्लोरीन का अणु है वह क्या करता है? ओजोन से जुड़ जाता है। ओजोन से जुड़ के क्या करता है? हमारे एक ऑक्सीजन को अलग करता है। साथ ही साथ एक ऑक्सीजन का अणु क्या होता है? हमारा ClO बना लेता है। क्या बना लेता है? ClO बना लेता है। और जो हमारा ClO है ये दूसरे ओजोन अणु से जुड़ता है और फिर एक और ऑक्सीजन का अणु तोड़ देता है। तो इस तरह क्या करता है? एक क्लोरीन का अणु क्या है? बहुत सारे जो ओजोन के अणु होते हैं उनको तोड़ने का या उनको नष्ट करने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? एक क्लोरीन आयन क्या करता है? 1,00,000 ओजोन अणुओं के को प्रकाश की सहायता से क्या विखंडित करने का कार्य करता है। अर्थात यदि ये बताते हैं कि जो हमारा ओजोन परत है, ओजोन परत में यदि एक भी क्लोरीन का अणु आ जाए तो एक क्लोरीन का अणु क्या करता है? लगभग 1,00,000 ओजोन अणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। फिर हम बात करें ओजोन परत क्षय में ध्रुवीय समताप जो मंडलीय बादल है वो किस तरह भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः क्या होता है? जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, क्लोरीन नाइट्रेट होता है। कौन कौन सी चीज? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्लोरीन नाइट्रेट। ये दो सक्रिय क्लोरीन आयन के भंडार होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे क्लोरीन कैसे होते हैं? सक्रिय क्लोरीन होते हैं और सामान्य परिस्थितियों में आपस में बहुत कम और न के बराबर भी क्या करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? यदि आपस में यदि इनको रखा जाए, पास पास भी रखा जाए तो सामान्यतः ये क्या करेंगे? एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करेंगे और करेंगे तो कैसे? न के बराबर अभिक्रिया करेंगे। लेकिन जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल है उनकी उपस्थिति में आपस में तेजी से अभिक्रिया करना शुरू करते हैं। जो हमारे समताप मंडलीय बादल होते हैं इनकी उपस्थिति में क्या करते हैं? तेजी से अभिक्रिया करना शुरू कर देते हैं और इससे क्या होता है? क्लोरीन आयन मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल है इनके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी अवशोषण बढ़ जाता है। किसका? नाइट्रोजन ऑक्साइड का अवशोषण बढ़ जाता है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? क्लोरीन आयन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और वो बन के क्या करते हैं? ओजोन को नष्ट करते हैं। तो हमने ये देखा ओजोन परत के क्षय में किसका? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों की क्या भूमिका होती है। अब ये तो हमने देख लिया ओजोन परत तो क्षय हो गई। अब ओजोन परत के नुकसान होने से क्या है? ओजोन छेद हो गया। अब इससे हमें क्या नुकसान है? तो प्रभाव देखिए ओजोन परत के क्षय के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन की। तो ओजोन परत की मोटाई या सांद्रता में कमी के कारण पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणें होती है। कौन सी? बी वाली, अल्ट्रावोलेट बी रेडिएशन है। ये विकिरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर की सतह पर पहुंचना शुरू हो जाएगी जिसके कारण क्या? मानव स्वास्थ्य, जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, मानव उपयोगी सामग्री, वायु की गुणवत्ता, इन सब चीजों पर क्या गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि क्या? जो हमारे अल्ट्रावोलेट बी विकिरणें हैं इनसे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और क्या क्या हो सकता है? इससे हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं जैसे हमारे त्वचा रोग, नेत्र रोग, संक्रामक रोग और कई मामलों में तो हमें त्वचा कैंसर का भी सामना करना पड़ सकता है यदि जो हमारी अल्ट्रावोलेट बी विकिरणें हैं ये सीधे हमारी त्वचा पे गिरती है तो। पराबैंगनी की बी विकिरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन है इनकी प्रभाव की वजह से जीवों की जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है इसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। पादपों की जो विकासात्मक प्रक्रियाएं ये प्रक्रियाएं अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन ये विकिरणें इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अर्थात ये कभी कभी रुक जाती है और कभी कभी गलत तरीके से प्रभावित होती है। जो हमारे पराबैंगनी बी विकिरणें इनकी वजह से क्या होता है? जो हमारे पादप प्लवक होते हैं, पादप प्लवक तो आप समझते होंगे, जो हमारे जो जलीय स्रोत होते हैं, ये जलीय निकाय होते हैं, इनके अंदर क्या पादप प्लवक होते हैं। पादप प्लवकों को खाकर कौन खाता है? जंतु प्लवक। जंतु प्लवक को ये जंतु प्लवक पादप प्लवक को खाते हैं। फिर जंतु प्लवक को कौन खाते हैं? छोटी मछलियाँ। इस तरह से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है जलीय स्रोतों के अंदर। जो प्राथमिक जो स्तर होता है खाद्य श्रृंखला का वह क्या कहलाते हैं? हमारे पादप प्लवक। तो ओजोन परत में क्षय के कारण जो हमारे पराबैंगनी विकिरणें ये क्या करती है? पादप प्लवकों की गतिशीलता को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करेगी? पादप प्लवक होते हैं इनकी गतिशीलता को प्रभावित करती है जिनके कारण इन जीवों के जीवित रहने की दर कम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं जब पादप प्लवक ही नहीं रहेंगे तो छोटी मछलियाँ भी नहीं रहेगी, जंतु प्लवक भी नहीं रहेंगे और जब छोटी मछलियाँ नहीं रहेंगी तो बड़ी मछलियाँ नहीं रहेगी और सारा का सारा हमारा जो जलीय इकोसिस्टम है यह बर्बाद हो जाएगा। पराबैंगनी जो बी विकिरण है इनसे जलीय और स्थलीय दोनों जैव भू रासायनिक चक्र प्रभावित होते हैं।
दोनों के दोनों हमारे जलीय और स्थलीय दोनों के दोनों जैव भू रासायनिक चक्र क्या होंगे, इससे प्रभावित होंगे। प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलकों के साथ साथ अनेक व्यावसायिक रूप से जो महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं उनकी गुणवत्ता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात इनसे उनकी गुणवत्ता खराब होने लग जाती है। अब इतनी सारी बातें कर ली तो इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने जिसकी वजह से हमारे ओजोन परत को नुकसान होता है। तो हमने कौन कौन से प्रयास किए, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ओजोन परत के क्षय के नियंत्रण के लिए कौन कौन से कार्य किए, हमने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। एक तो हमारा वियना सम्मेलन था 1985 का, जिसे वियना कन्वेंशन 1985 भी कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, तो और आता हमारा किगाली समझौता है, किगाली एग्रीमेंट 2016। तो ये 3 हमारे जो सम्मेलन या प्रोटोकॉल्स हैं जो इसको रोकने में जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें 1985 का जो वियना सम्मेलन या वियना कन्वेंशन था, उसके बारे में बात करें तो वियना सम्मेलन में ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की एक रूपरेखा तैयार की गई कि हमें किस तरह से ओजोन परत का क्षय उसको रोकने के प्रयास करने। लेकिन वियना सम्मेलन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने की बात की गई, और बात की गई तो किसी ने भी इस पे हामी नहीं भरी और इसको बाध्यकारी समझौता नहीं बनाया जा सका, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोका नहीं जा सका वियना सम्मेलन के अंदर। तो एक तरह से ये मीटिंग फेल हो जाती है, लेकिन इसकी क्या है, एक बेसिक रूपरेखा तो तैयार हो ही जाती है कि अगले बार जब हम मिलेंगे तो किन मुद्दों पे बात करेंगे। फिर आता है उसके 2 साल बाद हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का। 1987 का क्या आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक समझौता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौते को 16 सितंबर 1987 को जो सदस्य देश है उनके हस्ताक्षर के लिए जारी किया गया, और सभी ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। जब हस्ताक्षर करते हैं तो हमारे 16 सितंबर को हस्ताक्षर होते हैं, इसी वजह से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तरह से मान सकते हैं 16 सितंबर के दिन हमने पूरी दुनिया के अंदर कसम खाई कि हमने ओजोन को परत को बचाना है, इसीलिए इसे ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन तो हमारे 16 सितंबर 1987 को हुआ, और लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1989 को। हम इसको देख सकते हैं। अब बात करें इसके प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल में क्या लिखा हुआ था, अर्थात प्रोटोकॉल के क्या प्रावधान थे, उसकी बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौते के तहत जो सभी सदस्य देश थे उनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग और उत्पादन, दोनों की बात कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग और उत्पादन दोनों को 1986 के स्तर पर बनाए रखना, अर्थात 1986 में जितना उत्पादन करते थे और जितना उपयोग करते थे उतना ही करना है, उससे आगे नहीं बढ़ाना, अर्थात इसकी जो मात्रा में वृद्धि नहीं करनी, और इसमें वृद्धि है उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इसकी वृद्धि को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो आगे हम बात करें इस प्रोटोकॉल में और क्या क्या बातें कही गई थी। सन 1998 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग और उत्पादन को घटाकर 50% कर देना है। 1998 तक आते आते हमें 1986 वाली बात कर रहे थे, जिसमें जितना उत्पादन और जितना उपयोग कर रहे थे दोनों को ही घटाना है, उपयोग और उत्पादन दोनों को ही घटा के कितना कर देना है, उससे 50% कर देना है। ये हमारे 1998 का टारगेट रखा गया था। अब ये ठीक तरह से कारगर नहीं हुआ, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर क्या करना पड़ा, थोड़ा सा संशोधन करना पड़ा। संशोधन की बात करें तो संशोधन कब हुआ, हमारे 1992 के अंदर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता था उसमें संशोधन किया गया, जो हमारे कोपेनहेगन संशोधन 1992 के नाम से जाना जाता है। कोपेनहेगन सम्मेलन में विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग की समय सीमा को निर्धारित किया गया। ये तय किया गया कि जो हमारे विकसित देश कितने समय में और विकासशील देश कितने समय में इसको करने का कार्य करेंगे। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार विकसित देश तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग सन 2000 तक कर सकते हैं, और उसके बाद उनको पूर्णतः बंद करना पड़ेगा। जो अपन कोपेनहेगन समझौते में क्या तय किया गया, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग सन 2000 तक करना है, उसके बाद इसको पूर्णतः बंद कर देना है। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार विकासशील देशों को के लिए क्या तय किया गया, इनके लिए तय किया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग वो 2010 तक कर सकते हैं, और उसके बाद उसको पूर्णतः बंद करना पड़ेगा। और भारत भी क्या है, एक विकासशील देश है, तो उनके लिए भी एक टाइम लिमिट तय की गई, कौन सी, 2010 की। लेकिन भारत सबसे आगे बढ़ चुका है, क्यों, क्योंकि भारत ने 2010 का इंतजार नहीं किया
और उन्होंने 2008 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। अर्थात 2008 के बाद से भारत में इसका उत्पादन और उपयोग दोनों ही प्रतिबंधित बंद कर दिए गए। अब बात करें 2016 का जो किगाली एग्रीमेंट था, तो किगाली एग्रीमेंट की बात करें, इसी से संबंधित जो किगाली एग्रीमेंट है उसमें उसे क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधित रूप कहते हैं। किगाली हमारे कहाँ पड़ता है, हमारे रवांडा के अंदर की राजधानी किगाली वहाँ पड़ता है। वहाँ पे 2016 के अंदर सभी देश आके मिले। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो सदस्य देश थे वो 28वें सम्मेलन में एक संशोधन किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, किगाली समझौता कहते हैं। और किगाली क्या है, रवांडा की राजधानी है। अब किगाली समझौते में ये तय किया गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग 1990 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प के रूप में किया जा रहा है, इनके उत्पादन उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। हम एक चीज़ और बता देते हैं कि पहले क्या CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते थे। अब ये क्या करता था, ओजोन परत को नष्ट करता था। फिर सबने कहा कि इसको उत्पादन बंद करो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसका उत्पादन बंद कर दे। क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध के रूप में काम आता है, इसके बहुत सारे उपयोग थे, तो इसका कोई एक विकल्प होना चाहिए। विकल्प के रूप में क्या उपयोग करने लगे, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन काम में लेने लगे। तो बात करने लगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो शुरू में तो 1900 दशक में तो इसको काम में लेना सबको अच्छा लगने लगा, लेकिन ये क्या करता था, ग्लोबल वार्मिंग करता था। ये क्या करता था, ग्लोबल वार्मिंग करता था। तो एक समय के बाद इसके लिए भी कहना पड़ा कि भैया इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह इसको भी बंद करना है, इसको बंद करना है। तो पहले इसको बंद किया, और जब इसको बंद किया तो इसको काम में लेने लगे। इसको काम में लेने लगे तो फिर किगाली में आके बात की हमने, रवांडा की जो राजधानी थी वहाँ की बात की कि भैया इसकी जगह तो तुम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन काम में ले रहे हो, इसकी वजह से तो गर्मी बढ़ रही है, तो हमें दोनों को ही काम ले लेना बंद करना है, और एक हमारा नया ही विकल्प लेके आना है जो दोनों ही चीज़ें ना करे। तो बात करना है हमें जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। अर्थात हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। यह तय किया गया कहाँ पे, हमारे किगाली एग्रीमेंट में। किगाली समझौता सदस्य देशों के लिए चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। किगाली समझौता सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी रहेगा, और यदि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को नियंत्रित कर लिया गया तो सन 2100 तक पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को 0.5% तक कम किया जा सकता है। 0.5 डिग्री तक कम किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पृथ्वी का तापमान कितना, 0.5 डिग्री बढ़ जाएगा। इससे हमारे जो ग्लेशियर है, जो हमारे पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ है, ये पिघल जाएगी, और जो हमारे द्वीपीय देश है ये डूबने शुरू हो जाएंगे। जो किगाली समझौता है 1 जनवरी 2019 से शुरू हुआ और 1947 तक चलेगा। कब से कब तक, 1 जनवरी 2019 से शुरू हुआ और 2047 तक चलता रहेगा। 1 जनवरी 2019 से 2047 तक सभी देश हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चेंज करके किसका काम में लेंगे, हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन को काम में लेना शुरू कर देंगे। ये हमने तय किया। अब बात करेंगे हम किसकी, किगाली समझौते के तहत सभी सदस्य देशों को 3 श्रेणी में बांटा गया था, कि जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी बनाएगी। 3 कैटेगरी के अंदर बात करें तो इसमें पहली कैटेगरी आती है विकसित और समृद्ध देशों की। कौन सी कैटेगरी आती है, विकसित और समृद्ध देशों की, जिसके अंदर हमारे आते हैं जैसे USA आता है, UK आता है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज आती है। ये सारी हमारी कौन सी कंट्रीज है, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, तो ये जर्मनी, तो ये क्या आते हैं, हमारे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। तो इनके लिए कुछ अलग तय किया गया, और वो तय क्या था, विकसित और समृद्ध देश सन 2011-13 से 11-13 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं, इसके बाद वह उसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। विकसित और समृद्ध देश 1 जनवरी 2019 से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम कर देंगे। क्या, कम करना शुरू कर देंगे। उनके लिए डेडलाइन दी गई, तारीख क्या है, 1 जनवरी 2019। इसके बाद से वह इसके उत्पादन को और उपयोग को कम करना शुरू कर देंगे। विकसित और समृद्ध देशों को पहले चरण में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन 15% तक कम करना है, और बात करें और शेष जो 85% बच गया है उसका उत्पादन 2036 तक घटाना पड़ेगा। तो शुरू में तो 15% कम करना है, बाद में उन 2036 का टारगेट दिया गया जिस तक उन्होंने 85% इसके उत्पादन को कम करना ही होगा। और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें क्या बाध्यकारी है सभी देशों में। दूसरा आता है हमारे उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जैसे हमारे चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये हमारे इमर्जिंग कंट्री इकोनॉमीज़, इन पे क्या लागू किया गया, जो हमारे उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश है
इनको सन 2020-22 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का अधिकतम उत्पादन करने की परमिशन मिली, छूट मिली। हमारे उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश सन 2024 से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करना शुरू कर देंगे। उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों को पहले चरण में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कितना 20% तक घटाना पड़ेगा। कितना 20% तक घटाना पड़ेगा। और जो हमारे HFC का शेष 80% बच गया है, इसको इन्हें 2045 तक घटाना ही पड़ेगा और ये चीज़ इनके लिए बाध्यकारी है। फिर तीसरा आता है कैटेगरी हमारी विकासशील और गर्म जलवायु वाले देश, जैसे हमारे भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरब है। तो ये हमारे गर्म जलवायु वाले और जो हमारे विकासशील देश है, इनकी बात करेंगे। तो उनकी बात करें तो उनकी बात में विकासशील और गर्म जलवायु वाले देश हैं, इनको 2024 से 26 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का अधिकतम उत्पादन ये कर सकते हैं। लेकिन सन 2028 से इन्हें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करना शुरू करना पड़ेगा। कब से? 2028 से। बात करें विकासशील और गर्म जलवायु वाले देशों को, प्रथम चरण में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 15% तक घटाना पड़ेगा और शेष जितना 85% बचा है उनके लिए उनको डेडलाइन दी गई 2047 की। 2047 तक उन्हें बाकी का 85% भी खत्म करना होगा। अब जो हमने इतनी सारी गैसों की बात कर ली, गैसों में क्या अंतर है, इनके गुणों की बात करें तो जो हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसमें कैसी विशेषता है? इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहते हैं और ये क्या करती है, ओजोन परत को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती, अर्थात ये गैस शून्य ओजोन क्षयकारी है। लेकिन ये इसकी क्या ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है। अगर एक बार ये वातावरण में छूट जाती है तो यह पता नहीं लगता है कि यह गैस है। इसका उपयोग फ्रिज, AC, फोम उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कीटनाशक उद्योग, कृषि तक, इन सब चीज़ों के अंदर काम में ले सकते हैं। जो हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का क्षय तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग यह है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना ज़्यादा करती है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये ग्लोबल वार्मिंग हजारों गुना ज़्यादा करती है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग भी करती है, गर्मी भी बढ़ाती है, साथ ही साथ ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है। फिर आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के गुण की। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के गुणों की बात करें, हाइड्रोफ्लोरो नहीं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये क्या करते हैं, ओजोन को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, साथ लेकिन यह जो ग्लोबल वार्मिंग के वैश्विक तापन है, इसको बढ़ाने का कार्य करती है। अब सब चीज़ों को बंद करो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बंद करो और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी बंद करो। वास्तव में क्या काम है लो? HFO। HFO का मतलब हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन। क्या है? हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन को काम में लेना शुरू करो। अब ये गैस क्या करती है, ये शून्य ओजोन क्षयकारी, अर्थात ये ओजोन परत को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाती नहीं है। साथ ही यह ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता भी इसकी निम्न है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं करती है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने ओजोन परत के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया, किन किन तरीके से इसको रोका जा सकता है, इनके जो अपक्षय है, शरण है, इसको रोका जा सकता है, इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।